यह लड़का हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर डैन कैंपबेल है। इस समय वह एक बेहद अजीब सिचुएशन में फंस गया है क्योंकि सभी फीमेल हीरोइंस और विलेंस उसकी वाइफ बनने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं। यह नौबत तो यहां तक आ गई है कि हस्बैंड वॉर छिड़ चुका है। किसी आम लड़के के लिए शायद ये सिचुएशन खुशी से पागल कर देने वाली होती, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा नहीं है। डैन पूरी तरह शांत दिमाग वाला है। वह जानता है कि उसकी भूमिका सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर का है और उसे इस सिचुएशन का आनंद उठाने का कोई हक नहीं है। अगर वह इन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में उलझ गया तो उसकी किस्मत बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगी। लेकिन हालात कभी उसके मुताबिक नहीं चलते। क्या आप इस कहानी के आगे की डिटेल्स जानना चाहते हैं? तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वापस आइए क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है डैन से, जो खिड़की के बाहर गहरी नजर जमाए सोच रहा है। बटरफ्लाई इफेक्ट के अनुसार इंसानियत की किस्मत एक छोटे से निर्णय से बदल सकती है। दूसरे शब्दों में, यह किसी न्यूक्लियस की तरह काम करता है। कम से कम मेरे लिए तो यही सच है, क्योंकि अब तक मैंने कई फैसले लिए हैं जिन पर मुझे पछतावा है। तभी अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और उसे हनी कहकर पूछता है कि क्या वह सुन रहा है। मुझे पता है कि तुम अंदर हो, इसलिए मैं आ गई हूं, और अच्छा यही होगा कि तुम दरवाजा खोल दो। मैंने क्लब की हाउसकीपर ओफेलिया से पूछा था और उसने बताया कि आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। तो क्या तुम सच में मुझे अनदेखा करने वाले हो? जैसे ही वह फेमिलियर वॉइस डैन के कानों में पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पसीना उसके माथे से टपकने लगा और उसने मन ही मन चीखते हुए कहा, इससे ज्यादा जिद्दी लड़की कोई नहीं हो सकती। डैन की सोच सही साबित हुई, क्योंकि अगली ही पल लड़की ने दरवाजे को तोड़ने के लिए उसमें तलवार घुसेड़ दी। ठीक है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी, उसने शांत स्वर में कहा। डैन ने तुरंत उसे रोकने के लिए चिल्लाया, रुको, ये नियमों के खिलाफ है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उसे सजा देती है। लेकिन लड़की ने एक ऐसा सच बताया जिससे डैन की हालत और खराब हो गई। अरे, तुम्हारी बुरी किस्मत, क्योंकि मैं ही स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूं। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा एक झटके में चकनाचूर हो गया। लड़की कमरे में घुसी और गुस्से में बोली, तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, और वो भी पूरे 32 बार। क्या क्या इसने सच में गिनती की थी? डैन ने मन ही मन गहरी सांस लेते हुए सोचा, लेकिन लड़की ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और शांत आवाज में बोली, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, डैन कैंपबेल। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सवाल पूछने वाली लड़की एक रॉयल यूनिफॉर्म पहने थी और उसकी कमर पर लंबी तलवार बंधी थी। डैन अभी जवाब भी नहीं दे पाया था कि अचानक पास से एक दूसरी लड़की की आवाज आई, तुम किस बारे में बात कर रही हो, प्रिंसेस एलेना? मुझे नहीं लगा था कि तुम एक ऐसे फूल के पीछे पड़ोगी जो पहले ही किसी और का हो चुका है। क्या तुम्हारे परिवार का यही तरीका है? आवाज एक खिड़की के पास बैठी बैंगनी बालों वाली लड़की की थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके सिर पर एनिमल जैसे कान थे। उस लड़की को देखकर एलेना की आंखें सीरियस हो गईं और उसने कोल्ड टोन में कहा, यह जगह एक असैसिन के लिए कुछ ज्यादा ही वेल लिट है और यहाँ विटनेसेस भी बहुत हैं। इसके जवाब में बैंगनी बालों वाली लड़की सारा ने शरारती अंदाज में अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा, गवाहों को खत्म करना ही मेरा काम है, प्रिंसेस। डैन ने घबराकर दोनों के बीच में आकर कहा, रुको एक सेकंड, मुझे यहाँ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, अचानक छत टूट गई और एक नीले बालों वाली लड़की नीचे कूद कर आ गई। डैन ने थककर सिर पकड़ लिया और बोला, लूना। और वाकई, लूना का इरादा भी बाकी लड़कियों से अलग नहीं था। उसने खुशी से कहा, चलो मेरे साथ रहो डैन। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस अब तुम्हें चलना है। यह सुनकर अचानक एक काले बालों वाली लड़की सामने आई जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने हाथ में पकड़ी चेन को घुमाते हुए लूना पर हमला कर दिया और कहा, तुम कितनी बदतमीज हो। काले बालों वाली लड़की डैन से कहती है कि वो दिन भर ऐसा क्या करता है जो उसके इर्द गिर्द इतनी सारी लड़कियां हैं। मैं तुम्हारी फियांसे होने के नाते मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तभी एक लाल बालों वाली लड़की आग के झाड़ू पर उड़ती हुई आई और चिल्लाई, तुम सब जेलस विमेन चुप रहो, डैन कैंपबेल सिर्फ मेरा है। अगले ही पल सभी लड़कियां एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखने लगीं। वे जानती थीं कि बिना लड़े कोई भी डैन को अपने साथ नहीं ले जा सकती। कोई देरी किए बिना सभी एक दूसरे से भिड़ गईं और डैन, वह इस हंगामे के बीच बुरी तरह फंस चुका था और चीख पड़ा, तुम सब आपस में क्या बकवास कर रही हो? तो आखिर ये सब हुआ कैसे? डैन ने गहरी सांस ली और सोचा, यह सब एक सर्वाइवल गेम की वजह से हुआ जिसने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया। इसका नाम था सेवियर राइजिंग, जिसे शॉर्ट में एसआर कहते हैं। यह गेम एकेडमी लाइफ पर आधारित था और खास तौर पर यंगर एडल्ट्स के लिए बनाया गया था।
इसमें वीएबू वर्ल्ड जैसा एहसास था, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत ही जाने पहचाने और स्टेबल थे। मैंने यह गेम खेला, इसे पूरा किया और इसका एंडिंग भी देखा, और इसे काफी दिलचस्प और संतोषजनक पाया। लेकिन फिर अगली सुबह मैं खुद इस गेम में खींच लिया गया। क्या यह कोई लॉजिकल चीज है? रुको, क्या मैंने इस गेम को कोसा था और अब कोई डिवाइन डेवलपर मुझसे बदला ले रहा है? मैं तो मेन कैरेक्टर से भी ठीक से जुड़ा नहीं था, लेकिन अब मैं खुद डैन कैंपेल बन गया था। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास कोई ताकत नहीं थी और जो सिर्फ एक अनजान वाइस काउंटी का उत्तराधिकारी था, जो इस दुनिया में बस एक तीसरे दर्जे का मामूली कैरेक्टर था। इस कैम्बल वाइस काउंटी की मुख्य पहचान सिर्फ फार्मिंग थी। यहां न तो कोई डंजन था और न ही कोई खास संसाधन, जबकि पूरे एम्पायर में डंजन्स आमतौर पर पाए जाते थे। जिस विकाउंटी का नाम शायद ही किसी ने सुना था, वहां का उत्तराधिकारी रॉयल एकेडमी में दाखिला ले रहा था। यह खबर पूरे क्षेत्र में सनसनी बन गई। जिस दिन डैन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, उसके पिता और पूरे इलाके के लोग उसे विदाई देने आए। उनके चेहरों पर अविश्वसनीय खुशी थी। उसके पिता तो अपनी भावनाएं भी नहीं रोक पा रहे थे। आखिरकार, तुम जा रहे हो डैन। तुम हमारे विकाउंटी के गर्व हो। अपना ख्याल रखना और कोई मुसीबत मत खड़ी करना। ईलॉन्टे एकेडमी में पूरे एम्पायर के सभी ग्रेट हाउस होल्ड्स के सक्सेसर्स इकट्ठा होते हैं। ऐसे में एक बैरन के बेटे के लिए सबसे सही यही होगा कि वह किसी की नजरों में न आए, समझे? उसके पिता की जरूरत से ज्यादा लंबी और डिटेल्ड सीख सुनकर डैन ने असहज हंसी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने समझ लिया। उसके बाद उसने अपना स्टेटस इन्फो चेक किया। नाम डैन कैम्बल, स्ट्रेंथ एफ, एजिलिटी एफ, स्टैमिना एफ, लक एफ, कैरिज्मा एफ, स्किल्स कुछ भी नहीं, एक्सपर्टीज कुछ भी नहीं, स्पेशल ट्रेट्स कुछ भी नहीं, स्पेशल गिफ्ट कुछ भी नहीं। इस दयनीय स्टेटस इन्फो को देखते ही डैन के माथे पर पसीना छलक आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने घटिया आंकड़ों के साथ वह एकेडमी में कैसे जिंदा रहेगा, या फिर वहां से पास आउट भी कर पाएगा या नहीं। सब कुछ एफ। मैं, जो असली दुनिया में एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर था, इतनी खराब स्टार्टिंग स्टैट्स तो मैंने जब भी नहीं देखी। फिलहाल सिस्टम ने उसे एक मेन क्वेस्ट सौंपा था, एकेडमी में दाखिला लेना और एक क्लास में असाइन होना। अगर उसने यह टास्क नजरअंदाज किया तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा। और चूंकि वह जिस ईलुंटे एकेडमी में दाखिला लेने वाला था, वहां जल्द ही विलेंस के कारण अफरा तफरी मचने वाली थी, तो डैन ने ठान लिया कि वह ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाए। यही सोचकर उसने अपने पिता को आत्मविश्वास भरी नजर से देखा और कहा, पिताजी, चिंता मत करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी का ध्यान अपनी ओर न खींचूं। मैं कैम्बलविक काउंटी की सिचुएशन सुधारने के बारे में कोई सपने नहीं देखूंगा, और मैं अपने ग्रेड भी एवरेज से नीचे ही रखूंगा। इतना कहकर उसने सबको विदाई दी और रॉयल एकेडमी जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। डैन ने सोचा था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चलेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चीजें उतनी आसान नहीं होने वाली थीं जितनी उसने उम्मीद की थी। उसने खुद से सवाल किया, एक सच्चे साइड कैरेक्टर को बस चुपचाप रहना चाहिए, नजरों से दूर, और मैं भी यही करूंगा। उसका एकेडमी लाइफ अब ऑफिशियल रूप से शुरू हो चुका था, लेकिन आखिर वो उसी ट्रेन में क्यों था जिसमें वह थी? डैन के सामने सिल्वर बालों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह सफर का फायदा उठाते हुए किताब पढ़ रही थी और धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रही थी। लेकिन उसकी खूबसूरती पर मत जाना। अपने गेमिंग एक्सपीरियंस की बदौलत डैन अच्छी तरह जानता था कि वह लड़की कौन थी। वो लड़की एक ब्लडी विलन थी जिसने अनगिनत लाशें बिछा दी थीं। इस दुनिया की फाइनल बॉस। डेन को गेम की मेन स्टोरी लाइन याद आती है। एलनोर और गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट लगातार टकराते रहते हैं, जिससे एलेना की सैनिटी टूटने लगती है। आखिरकार ग्रे डीमन की डॉर्मेंट एग्जिस्टेंस उसे पूरी तरह निगल जाती है और वह फाइनल बॉस बन जाती है। गेम की एंडिंग के अनुसार सिर्फ मेन प्रोटैगनिस्ट ही उसके फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकता था। एलेना अब भी अपनी किताब में डूबी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने महसूस कर लिया हो कि डैन उसे घूर रहा है। बिना किताब से नजर हटाए उसने कहा, क्या तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। यह सुनते ही डैन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से हाथ हिलाया, नहीं, मैं ठीक हूं। एलेना ने अपनी किताब से नजरें हटाए बिना कहा, मैं फर्स्ट क्लास केबिन में बैठने की बजाय यहां बैठी हूं, क्योंकि यह मेरे परिवार ड्यूक फैमिली की एक सोच समझी स्ट्रैटेजी है। अगर इससे तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस हुआ हो तो माफ करना। वैसे भी जो भी मेरे साथ इस कैरेज में बैठता है उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही होता है। उसका लहजा थोड़ा ठंडा था, लेकिन डैन को उसमें कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा, यह तो मेरी यादों से अलग है।
एलेना को हमेशा परफेक्शनिस्ट और बोल्ड बताया गया है, तो फिर यह सेंसिटिव साइड क्या है? जब डैन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसने फिर पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो? डैन ने अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए सिर खुजलाया और हकलाते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं। तुम वाकई बहुत दयालु हो। एलेना ने अपनी किताब से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा और कहा, दयालु? तुमने ऐसा कुछ सुना है या यह तुम्हारी खुद की राय है? क्या हम पहले मिले हैं? उसका सवाल सुनते ही डैन हड़बड़ा गया। उसने खुद को मन ही मन कोसा, मैं कितना बेवकूफ हूं। फिर तुरंत सफाई दी, नहीं नहीं, मैंने बस सुना था कि तुम काफी स्ट्रिक्ट हो। डैन को अनकंफर्टेबल होता देख एलेना ने हल्की सांस ली और दोबारा अपनी किताब पढ़ने लगी। उसने हल्के से कहा, तुम सच में बहुत अजीब हो। डैन ने सिर्फ एक मजबूर मुस्कान दी और कहा, हाँ, मैंने यह बात कई बार सुनी है। लेकिन तभी डैन ने अपने मन में सोचा, मैं बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखना चाहिए। डैन ने खुद से यह सोचते हुए बाहर देखा और तभी एक बड़ा पत्थर ट्रेन की ओर आ रहा था। यह देखकर डैन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह असली में हो रहा है। वो विशाल पत्थर तेजी से खिड़की की ओर आ रहा था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। डैन तुरंत एलेना की तरफ मुड़ा और हड़बड़ाते हुए बोला, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, माफ करना। फिर वह सीधे एलोर की ओर झपट पड़ा। धड़ाम! वो बड़ा पत्थर ट्रेन से टकराया और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धुएं के बड़े बड़े गुबार आसमान में फैल गए, लेकिन डैन और एलेना दोनों सुरक्षित थे, क्योंकि एलेना के पास एक जादुई नेकलेस था। जैसे ही डैन को यह एहसास हुआ, उसने बिना समय गंवाए झट से एलेना को पकड़ लिया और तुरंत नेकलेस के सुरक्षा दायरे में कूद पड़ा। अगर यह नेकलेस न होता तो मैं अब तक मर चुका होता। उसने अपने दांत भींचे और मन ही मन प्रार्थना की कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। और तभी एलेना की आवाज सुनाई दी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम थोड़ा हट सकते हो? तुम बहुत भारी हो। एलेना की बात सुनते ही डैन को एहसास हुआ कि वह उसके सीने से दबा हुआ पड़ा है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वो हड़बड़ाकर जल्दी से उठा और उसने हकलाते हुए कहा, माफ करना। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि एलेना ने उसे बीच में ही रोक दिया। कोई बात नहीं, तुमने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। यह पहली बार है जब किसी आदमी ने मेरे लिए इतनी हिम्मत दिखाई है, लेकिन थैंक यू। मैं तुम्हारी इंटेंशन समझ सकती हूं, इसलिए माफी मत मांगो। एलेना की इन बातों ने डैन को और भी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। अरे नहीं, इसने पूरी तरह से गलत समझ लिया। डैन ने तो खुद को सिर्फ नेकलेस की प्रोटेक्शन के अंदर गिराया था, एलेना को बचाने के लिए नहीं। एनीवे, एलेना बैठ गई, अपने बाल ठीक किए और फिर सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डैन को हल्की बेचैनी महसूस हुई। अगर मैंने अपना नाम बता दिया तो ये फिर से मुझे ढूंढती रहेगी। अब मैं क्या करूं? लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने जवाब दिया, डैन कैंपबेल। एलेना ने हल्का सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। जैसे ही एलेना ने यह कहा, डैन को अचानक सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिला, तुमने एक विलेन का ध्यान आकर्षित कर लिया है। स्पेशल गिफ्ट पाने की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। तुम्हें नई स्किल्स मिली हैं, अल्टीमेट सर्वाइवल और फेटल चार्म। यह नोटिफिकेशन देखते ही डैन का दिमाग सुन्न पड़ गया। समय बीतते देर नहीं लगी और जल्द ही डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई, जो घायलों की देखभाल करने लगी। क्या यह इसीलिए हुआ क्योंकि यह ट्रेन अलोंटे से आ रही थी? विशेष सुरक्षा उपायों की वजह से घायलों की संख्या कम थी। जिनकी जांच हो चुकी थी वे अब खुद चल सकते थे। इसके बाद डैन एक गाड़ी में बैठकर अपनी यात्रा जारी रखने लगा। सफर के दौरान उसने उन स्पेशल गिफ्ट्स को देखने का मौका लिया जो उसे अभी अभी मिले थे। सबसे पहले उसने पहला गिफ्ट देखा, फेटेड कनेक्शन। अगर तुम उन लोगों का ध्यान आकर्षित करते हो जिनमें इविल ट्रेट्स होती हैं, तो तुम्हें अलग अलग इनाम मिलेंगे। डैन ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए सोचा, अब समझ आया इस स्किल को एक्टिवेट करना पहले इतना मुश्किल क्यों था। कैंपबेल एस्टेट में न तो कोई इविल ट्रेट्स वाला था और न ही कोई न्यूट्रल कैरेक्टर। यही वजह थी कि यह गिफ्ट कभी एक्टिव नहीं हुआ। तो क्या मुझे अभी मिली स्किल्स को देखना चाहिए? डैन खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उन्हें चेक करने लगा। पहली स्किल, अल्टीमेट सर्वाइवल लेवल, अननोन। जब भी तुम खतरनाक स्थिति में पड़ोगे तुम्हारे स्टैट्स बढ़ेंगे। खतरा जितना बड़ा होगा स्किल का असर उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी स्किल, फेटल चार्म, लेवल अननोन। इसका असर उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना है जिनमें ईविल ट्रेट्स हैं। सिचुएशन जितनी क्रिटिकल होगी स्किल उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। डैन इन दोनों स्किल्स को देखकर गहरी कंफ्यूजन में पड़ गया। अल्टीमेट सर्वाइवल तो बहुत काम की चीज है,
ये लड़ाई में मेरी मदद करेगी और मुझे जिंदा रहने का मौका मिलेगा। लेकिन फेटल चार्म, क्या मैं सच में इसके साथ रह पाऊंगा? इविल ट्रेड्स वाले लोग, गेम में ये कौन कौन थे? एक पागल योद्धा जो अपने 3 कदम के दायरे में आने वाले किसी को भी मार डालती थी। एक खतरनाक तलवारबाज जो बिना कारण किसी को भी काट सकती थी। एक भाड़े का हत्यारा जिसे बस पैसे चाहिए होते थे, फिर वह किसी की भी जान ले सकती थी। एक जीनियस मैच जिसने दुनिया से अपना हर नाता तोड़ लिया था। सबके सब खतरनाक लोग। इनमें से हर कोई अपने आप में एक खौफनाक मुसीबत है, लेकिन वह खुद को याद दिलाता है कि अभी जरूरी बात यह है कि मेरे पास एक ऐसा स्किल है जो मुझे जिंदा रहने में मदद करेगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस स्किल का रैंक अननोन दिखाई दे रहा था। मैं एक एसआर गेम का एक्सपीरियंस प्लेयर हूं, लेकिन मैंने पहले कभी स्किल रैंक अननोन नहीं देखी। आखिरकार इसका मतलब क्या हो सकता है? दूसरी तरफ डैन के चेहरे पर लगातार बदलते हाव भाव देखकर डॉक्टर थोड़ा परेशान हो गया और उसने पूछा, अरे क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे एक और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना चाहिए? डैन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूं। समय तेजी से बीत गया। कैरिज डैन को सीधा एकेडमी ले गया। एकेडमी के बड़े हॉल में नए स्टूडेंट्स वहां जमा हो चुके थे। प्रोफेसर की गूंजती हुई आवाज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। हालांकि रास्ते में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, लेकिन मैं आप सभी का यहां सुरक्षित पहुंचने के लिए धन्यवाद करता हूं। इस साल के फ्रेशमैन सच में काफी प्रभावशाली हैं। लेकिन डेन का ध्यान प्रोफेसर की स्पीच पर बिल्कुल भी नहीं था। वह तो अब भी कैरिज में डॉक्टर के साथ हुई बातचीत को याद कर रहा था। उस वक्त डॉक्टर ने कहा था, तुम तो बस एक अनजान मार्क्विस के बेटे हो, है ना? तुम्हारी कोई खास पहचान या कनेक्शन भी नहीं है। मैं भी कभी अलांते एकेडमी का स्टूडेंट था और मैं भी एक अनजान नोबल परिवार से आता हूँ। क्रिस्टन टेरिटरी के कई दुश्मन हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। अगर तुम हाई रैंकिंग नोबल्स के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगे तो तुम्हें मुसीबत मिलनी तय है। डैन ने बस सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। लेकिन ठीक उसी वक्त सिस्टम ने उसे एक नोटिफिकेशन भेज दिया। एलेना से जुड़े इवेंट होने में बस 2 दिन बाकी हैं। डैन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहूं या न चाहूं, मैं पहले ही इसमें फंस चुका हूं। इस बदनामी से भरी इस अकादमी में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह फाइनल बॉस बनने की उम्मीदवार है। सिर्फ उसके पास खड़े रहना भी मेरे लिए मौत की सजा जैसा है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, एक जोरदार आवाज ने उसे चौंका दिया। डैन कैम्पबेल, तू बेवकूफ है क्या? इतनी देर से किस दुनिया में खोया हुआ है? उसने तुरंत इधर उधर देखा कि यह शोर किसने मचाया था। कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ देख रहे थे और उनका एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही मजाकिया था। ही, देखो इस गांव के गंवार को। बाकी सबने तो अपने पार्टनर चुन लिए और यह अकेला बचा है। ब्राउन हेयर्ड लड़का उसकी ओर इशारा करके बोला, तुम्हारा मुकाबला अपने आप ही तय हो चुका है। डैन तुरंत नीचे की ओर भागा और खुद से बड़बड़ाया, अरे हाँ, एंट्रेंस सेरेमनी के तुरंत बाद ही प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू होगा। उसने अपना सिर खुजलाया और बोला, सॉरी, मेरा पार्टनर कौन है? उसका चेहरा बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह से पैनिक कर रहा था। अगर बाकी सभी ने पहले ही अपने पार्टनर चुन लिए हैं, तो जो अकेला बचा है वो जरूर सबसे ताकतवर होगा। और फिर ठीक उसी पल एक ऑरेंज बालों वाली लड़की ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान के साथ, और उसने कहा, हेलो, क्या तुम्हें मदद चाहिए? उसकी खूबसूरत शक्ल और खुश मिजाज मुस्कान को देखकर भी डैन मुस्कुरा नहीं पाया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। ये दुनिया की सबसे महान जीनियस थी, भविष्य की रक्षक। ये सेवियर राइजिंग गेम की मेन हीरोइन थी। उसी पल डैन ने बस अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और उसने चुपचाप खुद से सवाल किया, क्या मैं बर्बाद हो चुका हूं? सीन बदलता है और एक फीमेल प्रोफेसर के ऑफिस की ओर आता है। इसी दौरान उनके कॉलीग भी अपनी शिकायतें कर रहे थे। अरे, काउंट क्रिश्चियन अभी अभी पहुंचे हैं और मार्की गैलांट्स भी आ चुके हैं, लेकिन एलेना अब तक यहां क्यों नहीं आई? हालांकि दूसरों की शिकायतों से अलग खुद महिला प्रोफेसर भी अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस कर रही थी। क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है? ड्यूअल क्वालिफायर्स इस वक्त चल रहे हैं और फिर भी वो इतनी ज्यादा लेट कैसे हो सकती है? और जैसे ही उसने यह सोचा, मानो उसके गुस्से का जवाब देते हुए अचानक किसी के कदमों की आवाज गूंज उठी। हर किसी की नजर उस दिशा में चली गई और फिर एलेना की घायल और लड़खड़ाती हुई शक्ल सामने आई। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसे देखते ही पूरे कमरे में एक तनाव की लहर दौड़ गई। फीमेल प्रोफेसर ने तुरंत सवाल किया, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी हैं। तुम आखिर गई कहाँ थी? लेकिन जवाब में एलेना ने बस हल्के से कहा,
बस एक छोटी सी चीज को संभाल रही थी। लेकिन उसके हालात को देखकर यह साफ था कि वो छोटी चीज बिल्कुल भी मामूली नहीं थी। गहरी सांस लेते हुए प्रोफेसर ने अपने सहकर्मियों को इशारा किया, सॉरी, लेकिन मुझे इससे अकेले में बात करनी होगी। जब बाकी लोग बाहर चले गए तब प्रोफेसर ने धीमी आवाज में पूछा, क्या किसी की मौत हुई? एलेना ने बेपरवाही से कहा, बहुत ज्यादा नहीं, शायद 12 के आसपास। फिर मानो सफाई देते हुए बोली, वे मुझे मारने की साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने एकेडमी की ट्रेन पर एक बड़ा पत्थर गिराने की कोशिश की ताकि यह हादसा लगे, लेकिन मैंने पता लगा लिया कि वे कौन थे और क्योंकि मैं वहीं थी तो मैंने उन्हें निपटा दिया। यह सुनकर प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली और सावधानी से कहा, तुम्हें इसे स्कूल पर छोड़ देना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एलेना ने तेज आवाज में उसे बीच में रोक दिया। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं हर किसी के साथ फेयर और नोबल तरीके से पेश आऊं? उन लोगों को माफ कर दूं जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की? सामने खड़ी फीमेल प्रोफेसर ने एलेना की आंखों में झलकते संकल्प को देखा और फिर बहस करने का इरादा छोड़ दिया। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन कम से कम पहले जाकर कपड़े बदलो और जल्दी ड्यूअल अरीना की तरफ निकलो। अगर तुम जल्दी करोगी तो तुम्हें एलिया और डैन नाम के किसी लड़के से लड़ते देखने का मौका मिल सकता है जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना। एलेना ने कहा, क्या डैन कैम्बल? प्रोफेसर ने हैरानी से कहा, बिल्कुल सही, वही है। लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? एलेना के दिमाग में मेन कैरेक्टर की एक धुंधली इमेज उभरी। एक ऐसा लड़का जो हमेशा असहज और अनिश्चित सा लगता था। उसे याद कर वह हल्के से मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोल उठी, वो लड़का थोड़ा अजीब है। दूसरी तरफ हमारा डैन एरिना के बीचों बीच खड़ा कांप रहा था जबकि भीड़ उसे गांव का गंवार कहकर चिढ़ा रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके स्टैट्स बिल्कुल बेकार हैं। अगर उसने एक भी हिट लिया तो वो गया। लेकिन थ्योरी के हिसाब से उसके पास एक छोटा सा एडवांटेज था। उसके पास डेस्परेट सर्वाइवल स्किल थी। जितना ज्यादा खतरा उतना ज्यादा उसके स्टैट्स बढ़ेंगे। उसे इस बात का भी एहसास था कि बहुत से विलेन उसे देख रहे होंगे। अगर वह कम से कम जिंदा बच गया तो शायद वह किसी की दिलचस्पी खींच सके। अगर उसने सही चालें चली तो यह स्थिति उसके लिए फायदेमंद भी हो सकती है। लेकिन तभी एलिया ने एक अजीब नजरों से उसे देखा और उसका नाम पुकारा और उसने कहा, सच बताओ, क्या तुम वाकई बहुत कमजोर हो? डैन घबरा गया, उसके शब्द अटकने लगे। यह देखकर एलिया ने कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम बहुत कमजोर हो और अभी मैं तुम्हें बुरी तरह पीटने वाली थी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ गई। डैन ने हैरानी से पलकों को झपकाया और उससे पूछा, मुझे पीटोगी? पर क्यों? अब एलिया ने वजह बताई, क्योंकि तुम एलेना के साथ थे। मुझे उस लड़की से नफरत है, सिर्फ उसी से नहीं, पूरे ट्रिस्टन फैमिली से। वे सब के सब डीमंस हैं। हमारा डैन समझ गया। कमाल है, ये एलिया कितनी बेबाक है, सबके सामने यह बोलने की हिम्मत दिखा रही है। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी नफरत की एक वजह थी। यह सब उसके परिवार की कहानी और उससे जुड़े ड्रामे से जुड़ा था। डैन सफाई देने की कोशिश की, मैं बस गलती से एलेना के साथ उसी जगह पर था, बस इतनी सी बात है। लेकिन एलिया ने परवाह नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। तुम्हें देखकर भी मुझे एलेना की याद आ जाती है और यह मुझे गुस्सा दिला रहा है। फिर उसने एक दिलचस्प ऑफर दिया, क्या तुम्हें नकली लड़ाई लड़ने में दिलचस्पी है? डैन को लगा कि यह बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह थी, अगर वह नकली लड़ाई करता तो उसकी स्किल्स में कोई सुधार नहीं होता। उसे यह भी नहीं समझ आता कि उसके असली टैलेंट्स क्या कर सकते हैं। उसके लिए इकलौता रास्ता यह था कि वह पूरी ताकत से एलिया के खिलाफ डटा रहे और जिंदा बचे। यही सोचते हुए, भले ही वह अंदर से बुरी तरह डरा हुआ था, डैन ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसके शरीर में हल्की कंपन थी, लेकिन डर पर काबू पाते हुए उसने खुद को जबरदस्ती आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया और कहा, ठीक है, लगता है मुझे तुम्हारे खिलाफ पूरी ताकत लगानी ही पड़ेगी। डैन एलिया को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, असल में मुझे एलेना थोड़ी पसंद है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एलिया का चेहरा गहरा पड़ गया और उसके आसपास की हवा अचानक भारी हो गई। उसने अपनी लकड़ी की तलवार कसकर पकड़ ली और ठंडी आवाज में बोली, तुम ये सच में कह रहे हो? डैन कहता है, बिल्कुल। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूं, तो फिर यही सही तरीका होगा। डैन अंदर से चीख पड़ा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अपने शब्द दोहराए, मुझे एलेना उतनी ही पसंद है जितना तुम उससे नफरत करती हो। इसी पल एक सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमका, डेडली चार्म एक्टिवेटेड। अब तुम विलेंस के लिए और भी ज्यादा आकर्षक हो चुके हो। तुम्हारी गिफ्ट बार में एक बोनस जोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ एलिया के चेहरे पर ठंडापन बढ़ चुका था।
डैन की बात सुनने के बाद अब उसने दया दिखाने का इरादा पूरी तरह छोड़ दिया। अगर ऐसा है तो मुझे अब कोई पछतावा नहीं होगा। बिना कुछ कहे उसने जमीन पर जोरदार दबाव डाला और एक तीर की तरह तेजी से हवा को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसी समय उसने अपनी तलवार पीछे खींची और फिर बिजली की रफ्तार से एक वार किया। पलक झपकते ही उसकी तलवार ने डैन की लकड़ी की तलवार का सिरा साफ काट दिया। सौभाग्य से डैन उसकी हर हलचल पर पूरी नजर बनाए हुए था। आखिरी सेकंड में उसने अपना सिर थोड़ा पीछे झुका लिया और बाल बाल उस वार से बचा। हालांकि उसके चेहरे पर छिपी घबराहट साफ दिख रही थी। लेकिन इस बात ने एलिया को थोड़ा चौंका दिया। ओह, तुमने सच में इसे डॉज कर लिया। लगता है तुम पूरी तरह बेकार नहीं हो। ठीक है, तो अब मुझे बस और जोर से मारना पड़ेगा। इसके साथ ही एलिया ने एक बार फिर से अटैकिंग स्टांस ले लिया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह सीरियस थी। बस उसके तलवार पकड़ने का तरीका ही इतना खतरनाक था कि डेन के पसीने निकल गए। अचानक स्क्रीन पर ब्लड रेड सिस्टम नोटिफिकेशन दिखने लगे। उसका डेस्परेट सर्वाइवर स्किल एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही यह मैसेज स्क्रीन पर आया, डेन ने अपने शरीर में एक अनदेखी ताकत महसूस की और फिर मानो बिना सोचे समझे उसने सीधा सामने की ओर घूंसा दे मारा और संयोग से वह घूंसा सीधा इलिया के चेहरे पर लगा। एक एक्स रैंक पंच, जो गेम में सबसे हाई रैंक था। एलिया का शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ा और दीवार से इतनी भयंकर टकराई कि पूरी जगह गूंज उठी। पूरी एरिना में एक गहरी खामोशी छा गई। सब लोग, इंक्लूडिंग डेन, ऐसे खड़े थे मानो उनके होश उड़ गए हों और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डैन कैम्बल, जिसकी सारी स्टैट्स सिर्फ एफ रैंक पर थी, उसने अपने पहले ही दिन एलॉन एकेडमी में इस दुनिया की प्रोटागोनिस्ट को हरा दिया था। सीन बदलता है एकेडमी की इमरजेंसी मीटिंग। कुछ समय बाद प्रोफेसरों की मीटिंग में किसी ने कहा, इस बात की काफी संभावना है कि वो लड़का एक फ्रॉड है। लेकिन यह बात किसी को समझ नहीं आई। यह कैसे हो सकता है? हर कोई जानता है कि उसकी स्टैट्स बहुत लो हैं। उसकी एबिलिटीज तो ड्यूल से पहले चेक हो चुकी थीं। लेकिन वो अटैक, वो तो पूरी तरह रियल था। ग्लासेस पहने एक प्रोफेसर ने सवाल किया, तुम्हारा मतलब क्या है? ग्रीन बालों वाले प्रोफेसर ने जवाब दिया, पूरे अकादमी में कोई भी ऐसा पंच खाकर बिना चोट के बच नहीं सकता। मुझे लगता है कि उस लड़के ने या तो कोई इलीगल सब्सटेंस लिया था या फिर कोई फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे उसने एलिया को हरा दिया।